नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। मेरे अलावा उनके 4 बेटे 2 बेटियां और थी, सो उनकी तरफ से मैं उसी समय मर गया था। तब तो मैंने उनका ही उपवास उड़ाया था, क्योंकि मुझ पर बेडरूम की सुगंध का नशा था और मैं एक रूपसी के रूप के मद में चूर था। लेकिन आज तो सचमुच में जहन्नम के द्वार पर जा पहुंचा हूं। मेरे पिता जिस पुरोहित को लाए थे उसने बताया था कि कविता मंगली है और मेरा आग्रह उससे नहीं मिलता। ये विवाह तबाही का लक्षण होकर रहेगा। उस समय मैंने क्रोध में आकर बूढ़े पुरोहित से कहा, मंगली हो या बुधनी, लेकिन तू जरूर शनिश्चर बनकर आया है। कसम भगवान की, बालकनी से उठाकर नीचे फेंक दूंगा, यही पता लग जाएगा कि किसके ग्रह खराब है। बूढ़ा पुरोहित अंगोछा और अपनी पोटली संभाल कर भाग ही निकला। शायद उसने बनारस पहुंचकर ही सांस ली होगी। पिता पूरी फैमिली सहित ऐसे नाराज होकर गए कि उसके बाद ना तो पत्रों का सिलसिला चला, न हमारी मुलाकात ही हुई। लेकिन इन बातों की परवाह किसे थी। परिवार वालों ने मुझे पढ़ा लिखा दिया था, मैं सर्विस कर रहा था, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। अब मुझे उन लोगों से लेना देना क्या था। लेकिन आज फिर से वही घटनाएं, वही लोग मुझे याद आ रहे थे। दिल में आया कि सब कुछ छोड़कर उन लोगों के पास चला जाऊं, उनसे क्षमा मांग लूं। पर अब इतना अरसा बीत चुका था कि मेरा पुरुष मन कभी भी वहां जाने के लिए तैयार न होता। मेरे कदम अब नहीं उठ सकते थे। मुझे तो उसी रास्ते पर चलना था जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। आज रात ही मुझे अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ फैसला करना था। लगातार 3 रोज तक मैं अपने बंगले से बाहर नहीं निकला। बेहिसाब पीता रहा, विवाह की एल्बम फाड़ता रहा, उन वस्तुओं के टुकड़े टुकड़े करता रहा जो कविता अपने पैसे से खरीद कर लाई थी। उनमें मेरा एक सूट भी था जो पिछली सर्दियों में उसने बना कर दिया था। मैंने वो सोफा भी तोड़ डाला जो उसके पैसों से आया था, और मैंने दीनू से कहा था कि बंगले की पुताई हो जानी चाहिए, क्योंकि कमरे की अंदरूनी दीवारें कविता ने अपने पैसों से पेंट कराई थी। सुंदरता के साथ पेंट की गई उन दीवारों को मैं भी नहीं देखना चाहता था। मैं इसकी सफाई और पुताई इस प्रकार करता रहा था जैसे सारे दीप बुझ जाने के बाद दीपावली मनाने की तैयारी कर रहा हूँ। उन 3 दिनों तक लिली बराबर बंगले में आती रही, पर मैं उससे मिलता ही नहीं। आखिर 4था रोज था, वो दीनू से लड़ पड़ी और धड़धड़ाती हुई मेरे कमरे तक आ गई। मैं उस समय भी शराब के नशे में था। बैग मेरी हाथों में था, मेरे बाल उलझे हुए थे, हालत अस्त व्यस्त थी, आंखें किसी शैतान की तरह लाल हो चली थी। लिली ने मुझे देखा, कुछ देर तक देखती ही रही। फिर उसने कमरे का निरीक्षण किया। असंख्य सिगरेट के टुकड़े फर्श पर फैले पड़े थे। अभी अभी ताज़ा सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा मेरे पजामे पर गिरा हुआ था। पजामा धीरे धीरे जल रहा था, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं थी। लिली ने नथुनों से कपड़ा जलने की गंध सूंघी, फिर लपक कर पजामे को पांव से रगड़ने लगी। उसके बाद उसने पजामा उठाकर बाथरूम में डाल दिया। जो कुछ हुआ वो मुझे भी पता है सर, वो बोली। लेकिन आप तो आशावादी हैं। इससे पहले मैंने आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी निराश नहीं देखा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा लिली। आपके पास सब कुछ है सर, सब कुछ। और अगर आपने ये सोचना बंद नहीं किया कि आपके पास कुछ नहीं रहा, तो सचमुच आप मानसिक रोग के शिकार बन जाएंगे। आपके पास सिर्फ एक वस्तु घर कर गई है, कविता। हम 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं सर, लैला मजनू या शीरी फरहाद के ज़माने में नहीं। हमने प्यार मोहब्बत के रिश्ते काफ़ी पीछे छोड़ दिए हैं। तो इसके लिए निराश क्यों? क्या वो भी आपकी तरह निराश होगी, घुट रही होगी? नहीं सर, वो खुश है, पहले से अधिक खुश। तो आप निराश क्यों? लिली समझदार लड़की थी, तर्कों के साथ अपनी बात को सच साबित करना जानती थी। जब मैंने उसकी बातों को आधे घंटे सोचा तो मुझे रिलीफ मिला। मैं फिर से खुद को स्वस्थ महसूस करने लगा और अपने जीवन के ठहराव को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ा। बंगले से बाहर निकलते समय लिली ने दीनू से कहा, बंगला अच्छी प्रकार साफ कर लेना। लिली के साथ मैं टैक्सी में बैठा और 12 खंबा रोड जा पहुंचा, जहां मेरा ऑफिस था।
4 महीने पहले इस ऑफिस को खोला था जिसमें 4 कर्मचारी थे। लिली मेरी सेक्रेटरी थी। इस दफ्तर के बारे में कौन नहीं जानता था। पुलिस वालों की निगाह में यह एक सन की आदमी का दफ्तर था। रमेश वर्मा, इस दफ्तर को चलाने वाले व्यक्ति को लोग सन की समझने लगे थे। रमेश वर्मा अर्थात मैं जो पहले प्रेस से संबंध रखता था, केंद्र के पत्रकारों में मेरी धाक थी और यही पुलिस वाले पहले मेरी शक्ल देखते ही घबरा जाया करते थे। मुझ पर, मेरे काम पर मेरा विभाग नाज किया करता था। और जिन दिनों मैंने राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकार के रूप में प्रवेश किया तो उन्हीं दिनों मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक नेता से उलझना मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ। मैंने ऐसे कुछ सबूत पा लिए थे जिनसे पंडित हरिभजन नाम के एमपी का संबंध देश में सक्रिय स्मगलरों से था और उसकी कई गुमनाम कोठियां, जमीन, 2 बड़े फॉर्म बताए गए थे जिनका कहीं कोई हिसाब नहीं था। जिस रात में चाणक्यपुरी में उसी के खिलाफ प्रमाण जुटा रहा था, मेरा ख्याल था जिस दिन मैं वो सब रिपोर्ट विभाग को दूंगा तो दूसरे दिन के अखबारों में सनसनीखेज समाचार होगा और सुर्खियों में मेरा नाम भी होगा। पर इस रात में अपना सारा करियर गंवा बैठा। मैं एक कोठी में पंडित हरिभजन की रखेल से मिलने गया था। बस वहीं गले गले फंस गया। उस स्त्री ने चीख चीख कर लोगों को एकत्रित कर लिया। कुछ लोगों ने मुझे मौके पर ही पकड़ लिया। उस समय स्त्री ने अपने वस्त्र फाड़ डाले थे। पुलिस आई और मुझ पर बलात्कार का आरोप ठोक दिया गया। उस इलाके का पुलिस SHO पहले से ही मेरा शत्रु था। उस रात तो वह मेरे साथ ऐसे पेश आया जैसे मुझसे बड़ा मुजरिम उसने कभी न पकड़ा हो। पंडित हरिभजन ने मेरा ऐसा इंतजाम करवाया कि मैं सारी पत्रकारी भूल गया। मुझ पर ब्लैकमेलिंग का आरोप भी था। मुझे सस्पेंड हो जाना पड़ा। बमुश्किल मैंने उस स्त्री को 10,000 रुपये देकर तोड़ा और मुकदमे को खारिज करवाया तो कहीं अपनी प्रतिष्ठा बचा पाया। पर मैं उसके बाद कभी भी पत्रकारी की दुनिया में नहीं घुसा, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। उन्हीं दिनों तो कविता से मेरी अनबन शुरू हुई थी। उसका अपना ख्याल था कि मैंने मिस मालती बाला के साथ अवश्य अभद्र व्यवहार किया होगा, वरना इतना बखेड़ा क्यों खड़ा होता। मैंने उसे बहुत समझाया पर यह बात उसके गले नहीं उतर रही थी कि प्रकाशन विभाग ने कारण सस्पेंड क्यों किया। मैं पहले भी पत्रकारी की आड़ में कोई ना कोई गलत धंधा करता रहा हूँगा, तभी तो मेरा अपना बैंक बैलेंस 25,000 रुपये था। वो सोचती थी कि मैंने ब्लैकमेलिंग या रिश्वतखोरी जैसा कार्य भी किया होगा। यह तो सच था कि जिन दिनों में फ्रीलांस पत्रकार था और समाचार या इस प्रकार के सनसनीखेज लेख बेचा करता था, उन दिनों मैंने खूब पैसा बटोरा था और ये दोनों ही धंधे किए थे। लेकिन सर्विस में आने के बाद मैंने सब कुछ नहीं किया था क्योंकि मुझे सब किस्म की सुख सुविधाएं मिली हुई थी। कविता को घर खाली बैठना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने मिनिस्ट्री में UDC की सर्विस कर ली थी और इस सर्विस में आने के बाद उसके ताल्लुकात बढ़ते ही चले गए थे। उसने अपने पैसे से ही कार खरीद ली थी, जबकि मैं मोटरसाइकिल से ही गुजारा चला रहा था। मैंने चाहे जिस तरह भी 25,000 इकट्ठा किया हूँ, पर यदि मैं उससे पूछता कि उसके पास तनख्वाह से दुगना पैसा कहाँ से आता है, एक UDC ने कार कैसे तैयार कर ली, तो क्या उसके पास इसका जवाब था? परंतु मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। वो खुद ही कहा करती थी कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पेट भर खाने को मिल जाता है। बहरहाल हमारा अगला प्रोग्राम कम से कम 2 लाख रुपए लगाकर एक बंगला बनाने का था, पर मेरी सर्विस खत्म होते ही मेरे बैंक बैलेंस से 10,000 रुपये घट गया। मैं कविता से कोई बात छिपाता नहीं था। मैंने उसे बता दिया था कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुझे मालती बाला को देना पड़ा और पंडित हरिभजन से क्षमा मांगनी पड़ी। उसके विरुद्ध एकत्रित किए सबूत लौटा देने पड़े। इस पर कविता से मेरा झगड़ा हुआ। 2 दिन तक हम बोले नहीं। तीसरे दिन मैंने उसे समझाया, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। वो बोली, तुमने उसे 10,000 रुपये दे दिया, 10,000, और तुमने ये भी फिक्र नहीं की कि आगे क्या करोगे। कविता, मैं शत्रु को कभी भूलता नहीं। देख लेना ये 10,000 1 लाख लेकर लौटते हैं या नहीं, पर आदमी को पहले अपने ऊपर आई आफत डालनी होती है। मगर तुम अब करोगे क्या? तुम मुझसे अपनी बातें छिपाने लगे हो, न जाने क्या करते फिरते रहे हो। कल तुम मुझसे 10,000 रुपये मांग रहे थे, वो किस लिए?
कोई ना कोई काम तो शुरू करना ही है कविता। मेरे पास कुल 15 है और दिल्ली में इतना रुपया लेकर तो परचून की दुकान भी नहीं खोल सकती। तो क्या परचून की दुकान खोलने का इरादा है? नहीं, अगर मैं ऐसा करने लगूं तो घर में ही फूड प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। आदमी को अपनी लाइन का ही काम करना चाहिए। हम लाला नहीं है, कल चेक दे देना मुझे। मैंने 12 खंबा रोड पर दफ्तर खोज लिया है, कुल 700 रुपये किराया है। मगर तुम करोगे क्या? बहुत खोजबीन करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मुझे एक एजेंसी खोलनी चाहिए, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।